शालिनी को पता नहीं था कि उसकी सास घरेलू नहीं, बहुत ज्यादा ही घरेलू है। रोटी सब्जी तक तो ठीक था, पर उसकी सास मालती उसे अचार डालने के लिए कह देगी, ये शालिनी ने नहीं सोचा था, क्योंकि शालिनी ने तो कभी अचार डाला ही नहीं था। शादी से पहले शालिनी के घर बाजार के अचार आते थे, इस वजह से शालिनी ने कभी अपने घर में अचार डालते हुए देखे ही नहीं। मम्मी, अब मैं क्या करूं? माँ जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है कि उन्हें मेरे हाथ का ही आम का अचार खाना है। तू तो जानती है शालिनी, मैंने तो आम का अचार कभी नहीं डाला, मेरे हाथ का रुकता ही नहीं था, इसीलिए मैं तो पड़ोस में से डलवा लेती थी या फिर बाजार का मंगवा लेती थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं तेरे को बाजार से डलवा कर दूंगी तो तेरी सास को पता चल जाएगा। नहीं मम्मी, सासू माँ बेकार में बोलेंगी कि मैंने आपको बता दिया। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलो मैं रखती हूँ, माँ जी बुला रही हैं। शालिनी बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। ये अचार के आम आए हुए हैं, इन्हें धोकर धूप में सुखा लो, उसके बाद मसाले तुम देख लो किस हिसाब से डालने हैं। 20 किलो आम का अचार डालना है। और ध्यान रहे, हमारे घर में रिवाज है, नई बहू जब आम का अचार डालती है तो रिश्तेदारों में भी भेजा जाता है। तुम्हारे आम के अचार को सारे रिश्तेदार खाएंगे, सारी बिरादरी में तुम्हारे हाथों के आम के अचार की तारीफ होनी चाहिए। हमारे घरों में भी रिश्तेदारी की सारी नई बहुओं के हाथ का आम का अचार आता है। बहुत ही स्वादिष्ट अचार डालती हैं सारी बहुएं। मैं चाहती हूँ मेरी बहू भी सबके सामने तारीफ की पात्र बने, इसलिए अचार बहुत ही स्वादिष्ट डालना। जी माँ जी। चलो, अब अचार तो तुम शाम को ही डालोगी, अभी सुबह सुबह धूप में सुखा लो। मुझे जेठानी जी के घर जाना है, उनके घर अगले हफ्ते सत्यनारायण की पूजा है, तो वो मेरे साथ बाजार जाएंगी। मुझे आने में शाम हो जाएगी, तब तक तुम अचार डालकर रख लेना। शालिनी की सास मालती अपनी जेठानी के घर चली जाती है, पर शालिनी का दिमाग घूम रहा था। 20 किलो आम देखकर वो घबरा गई। अगर मुझे आम का अचार डालना आता होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, पर मैं आम का अचार तो क्या, एक कप चाय बनाने के लिए भी माँ की तरफ देखता हूँ। मुझे तो रसोई का कोई काम आता ही नहीं, काश मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता। सुबह से दोपहर हो गई। शालिनी ने आम धोकर सुखा तो लिए थे, पर अब वो इन आम की फाकों का क्या करे उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था, और फिर वहीं बैठ जाती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शालिनी को डर था कि कहीं उसकी सास वापस आ गई और उसने अभी तक अचार नहीं डाला हुआ देखा तो वो उस पर गुस्सा करेगी। इसी वजह से शालिनी का दिमाग बहुत खराब हो रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी ने मुझे ये अचार बोल दिया है, अब इन कटे आम का करना क्या है? मैं तो फोन में कोई वीडियो देखकर रेसिपी सीख कर भी नहीं बना सकती ना। अब ये नहीं पता कि सही तरीके के आम का अचार बनाने का तरीका मुझे किसी वीडियो में मिलेगा भी या नहीं। कहीं मैंने गलती से कोई और अचार डाल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शालिनी अभी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसके ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अचार डालने की तैयारी चल रही है बहू? अरे अचार के लिए कलौंजी मंगवाई थी, तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? बाबूजी, माँ जी ताऊ जी के घर गई हैं। माँ जी मुझे बोलकर गई थी कि आप कलौंजी लाओगे तो मैं आपसे ले लूं। ये लो, वैसे बाकी अचार के सारे मसाले निकाल लिए, नाप सही रखना, कोई भी मसाला कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। आम के अचार में मसाले की सही मात्रा डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आम का अचार खराब हो जाता है। बाबूजी, आपको आम का अचार डालना आता है? हाँ, मुझे आम का अचार डालना आता है। तुम्हें तुम्हारी सास ने नहीं बताया? जब मालती इस घर में ब्याह कर आई थी तो मेरी माँ ने उसे अचार डालने के लिए बोला था, पर मालती ने मुझे बताया कि उसके हाथ का अचार रुकता नहीं है। ये बात हम दोनों ने छुपा ली, हमने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि रवि को भी ये बात नहीं पता। वो तो आज तुमने मेरे से पूछ लिया तो मैंने तुम्हें ये राज की बात बता दी। सच बाबूजी, आपको आम का अचार डालना आता है तो प्लीज आप ये वाला भी डाल दो। मुझे आम का अचार कैसे डालते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसी वजह से परेशान हो रही हूँ। और रवि को तो आप जानते हो, वो तो इन कामों से बिल्कुल दूर रहते हैं। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बाबूजी प्लीज आप मेरी इसमें हेल्प कर दो। बस इतनी सी बात? लाओ फटाफट से मुझे मसाले दे दो।
मैं मिनटों में अचार डाल दूंगा। अरे वाह पापा, आप आम का अचार डाल रहे हो? बेटा, अब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो तुम भी जान लो। जो हर साल उंगलियां चाट चाट कर आम का अचार खाते हो ना, वो मैं ही डालता हूँ, पर सारा क्रेडिट तुम्हारी माँ ले जाती है, रिश्तेदारी में अपना नाम बनाने के लिए। शालिनी के ससुर अभी बात पूरी कर भी नहीं पाए थे और अचार डालना अभी रह गया था। तभी मालती आ जाती है और जैसे ही वो अपने पति को अचार डालते हुए देखती है, वो गुस्से में आ जाती है। बाबूजी, माँ जी आ गई, गुस्सा करेंगी। अरे नहीं नहीं बहू, डरो नहीं, मालती कुछ नहीं कहेगी। शालिनी, मैं तो अचार तुम्हें बोलकर गई थी ना कि हमारे यहाँ नई बहू अचार डालती है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आप अचार क्यों डाल रहे हो? आप हटो, अचार शालिनी बहू के हाथ से डलेगा। तुम्हें एक काम बोला था बहू, वो काम भी तुमसे नहीं हुआ। थोड़ा तो बड़ों का सम्मान करना सीखो। तुम नई बहू हो इस घर की, तुम मेरी बात को अनदेखा कैसे कर सकती हो? पता नहीं आगे चलकर तुम क्या करोगी। अगर तुमने मेरी बात पर अभी गौर नहीं किया, या ये कहो कि तुमने मेरा अपमान किया है और ये तुम चाहती थी। बस भी करो मालती, पहले सच तो जान लो, तुम इतनी देर से बोले जा रही हो। शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ती है। माँ, शालिनी को आम का अचार डालना नहीं आता। उसने अपने घर में कभी भी आम का अचार नहीं डाला। पहले एक बार शालिनी से पूछ तो लेते, आपने उसको आते से ही डांटना शुरू कर दिया। मालती, तुम ये सब बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे हाथों का अचार नहीं रुकता। शुरू शुरू में जब तुम नई नई शादी होकर आई थी, तो तुमने मुझे अपनी परेशानी बताई थी कि तुम्हारे घर में सबके हाथ का अचार रुक जाता था, पर तुम्हारे हाथ का नहीं रुकता था। इसलिए तुमने चोरी छुपे मुझे अचार डालने के लिए बोला था। और तब से लेकर आज तक इतने साल हो गए हमारी शादी को, हर साल आम का अचार मैं ही डालता हूं। इसी तरह शालिनी बहू को भी समझो। अगर उसे अचार डालना नहीं आता तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। और क्या पता, शालिनी बहू अच्छा अचार डालना सीख जाए और अब से यही अचार डाले और तुम्हें अपनी बहू के हाथों का अचार खाने को मिल जाए। शालिनी बहू के हाथ का अचार जरूर रुकेगा, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, और मैं शालिनी बहू को अचार डालना सिखाऊंगा। क्या तुमने इसमें मेरा साथ देना है या अभी भी अकड़ में रहना है? आप ठीक कह रहे हो, मुझे बहू को समझना चाहिए था। आई एम सॉरी शालिनी, मुझे माफ कर दो। माँ जी प्लीज आप सॉरी मत बोलो, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप मेरे हाथ का ही अचार खाओगे। मैं बाबूजी से अचार बनाना सीखूंगी। शालिनी अपनी सास के गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद वो अपने ससुर से आम का अचार डालना सीखती है और खुद अपने हाथों से आम का अचार डालती है, और वो भी बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। शालिनी के हाथों के आम के अचार की घर में सब बहुत तारीफ करते हैं। मीरा की शादी सोनपुर गांव के चौधरी राम प्रकाश के बेटे सुमेर के साथ हुई थी। सुमेर राम प्रकाश का इकलौता बेटा था। जमीन जायदाद, बड़े बड़े खेत और हवेलियां, सबका वारिस सुमेर ही था। उधर मीरा के परिवार में उसकी माँ और छोटी बहन थे। मीरा स्वभाव की बहुत सुशील और समझदार थी, इसीलिए सुमेर के पिता ने अपने बेटे के लिए उसे चुना। शादी के बाद मीरा अपने ससुराल पहुंची। सुमेर के चाचा के बच्चे उसे अपने साथ बिठाकर रखे हुए थे, उसे उठने ही नहीं दे रहे थे। अरे वाह सुमेर, आज तो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मजा आ जाएगा। तू भाभी के हाथ के गरम गरम पराठे जो खाएगा नाश्ते में। अरे भाई क्यों छेड़ रहे हो? अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत पी ली है, बाबूजी देखेंगे तो डांट लगाएंगे। अरे कहाँ जा रहा है, अभी थोड़ी देर और बैठना, चले जाना। नहीं नहीं बस और नहीं, तुम पी लो, मैं चलता हूँ। ये मुकेश कहाँ गया? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, तुमने आज बहुत पिला दी। तभी सुमेर के सिर पर तेजी से डंडे का वार होता है और सुमेर के सिर से खून बहने लगता है। धड़ाधड़ उसके ऊपर लाठी बरसने लगती है और कुछ ही पलों में सुमेर अधमरा हो जाता है। उसके चाचा के दोनों लड़के और चाचा मिलकर उसे मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उधर मीरा और उसके ससुर सुमेर का इंतजार कर रहे थे। ये सुमेर कहाँ रह गया? उसे पता भी है कि आज ही उसकी शादी हुई है, और देखो जरा अभी तक घर नहीं आया। मैं देख कर आता हूँ। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है। अरे चौधरी,
अरे तुम्हारे लड़के को किसी ने मार दिया भाई, उसकी लाश खेतों में पड़ी हुई है, जल्दी चलो। क्या? ये कैसे हो गया? हे भगवान, मेरा बेटा, मेरा सुमेर। नहीं, ये नहीं हो सकता बाबूजी, ये हमें छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं। सुमेर को उसके चाचा और उनके बेटों, उन हत्यारों ने मार दिया था। मीरा विधवा हो गई, पर किसी को भी कानो कान शक नहीं हुआ कि उसे मारने में उसके चाचा और उनके बेटों का हाथ है। पर कहीं न कहीं चौधरी रामप्रकाश ये सब समझ रहा था। मैं जानता हूँ ये सब मेरे सौतेले भाई जगजीत का किया धरा है, उसी ने ही मेरे सुमेर को मारा है, पर मेरे पास उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है। मेरा बेटा इस घर का वारिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे तो डर है कहीं ये सारी जायदाद जगजीत और उसके बच्चे न हड़प लें। बहू, तुम अपना ख्याल रखना, ये लोग तुम्हारी भी जान ले सकते हैं। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए इस घर को, सुमेर की संपत्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं हत्यारों को अपने पति की जायदाद नहीं छीनने दूंगी। तभी रामप्रकाश का सौतेला भाई जगजीत और उसके बच्चे आ जाते हैं। देखो रामप्रकाश, अब सुमेर तो रहा नहीं, इसलिए ये सारी जमीन जायदाद मेरे बेटों की है, क्योंकि तुम्हारी बहू तो इस घर को वारिस दे नहीं सकती, इसलिए मेरे बेटे ही तो इस जायदाद के वारिस होंगे ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे जीते जी मैं तुझे इस जायदाद का मालिक नहीं बनने दूंगा। मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत नहीं है। जिस दिन सबूत मिल गए उस दिन तू और तेरे दोनों बेटे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मैं तो बस अपनी बहू के लिए चुप हूं। निकल जा यहां से, निकल जा खूनी हत्यारे। कहां से लाएगा वारिस? मेरे बेटे ही इस घर के मालिक होंगे, थोड़े दिन और ऐश कर ले। जगजीत अपने बेटों के साथ हंसता हुआ वापस चला जाता है। मीरा चिंता में थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो इतनी बड़ी जमीन जायदाद उन हत्यारों के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी। न ही उसके पास कोई सबूत था कि उसके पति के हत्यारे वो लोग हैं। मीरा अपनी माँ के घर गई और उसने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बाबूजी को दुखी नहीं देख सकती। मेरी किस्मत में तो जो लिखा था वो हो गया, पर अब उनके जाने के बाद मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ यही नहीं समझ में आ रहा। मैं इस घर को वारिस कैसे दे सकती हूँ ताकि हमारे हाथों से सारी संपत्ति छिनने से बच जाए, उन हत्यारों के हाथों से बच जाए। इसका तो एक ही रास्ता है बेटी, तू अपने ससुर की शादी कर दे, तभी उस घर को वारिस मिल सकता है। माँ, ये कैसे हो सकता है? आपको लगता है बाबूजी से शादी करने के लिए कोई लड़की मानेगी? कोई नहीं मानेगी माँ। तभी मीरा की छोटी बहन पूनम अपने बेटे को गोदी में खिलाती हुई आ जाती है। अरे दीदी, तुम कब आई? मुन्ना देखो मौसी, कैसी हो दीदी? कुछ देर तक मीरा अपनी बहन पूनम को देखती रही। क्या हुआ दीदी, क्या देख रही हो? पूनम, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो क्या तू मुझे देगी? हाँ हाँ दीदी, आपको तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। आप बस एक बार कहकर तो देखो, तू दुल्हन बनकर मेरे घर को बचा ले, तू मेरे ससुर जी से शादी कर ले। देख, मना मत करना। दीदी, ये क्या कह रही हो? मैं और आपके ससुर जी से शादी? हाँ पूनम, तेरे बेटे को पिता का नाम मिल जाएगा और मुझे उस घर का वारिस। तेरे साथ जो अनहोनी हुई विक्रम के जाने के बाद तूने दूसरी शादी नहीं की, पर मुन्ना भी बहुत छोटा है, उसकी परवरिश अच्छे से हो जाएगी। उस परिवार को मुन्ना की बहुत जरूरत है, तेरी बहुत जरूरत है बहन। मैं तुझे रानी बना कर रखूंगी। बहन, बहन मुझे हाँ कर दे। पूनम जिस लड़के से प्यार करती थी, एक दुर्घटना में उसका देहांत हो चुका था, पर पूनम प्रेग्नेंट थी और फिर मुन्ना का जन्म हुआ। अपनी बहन मीरा के कहने पर पूनम ने शादी के लिए हाँ कर दी। उधर पूनम ने अपने ससुर को भी समझाया कि उनके लिए यही सही है, और शादी करके पूनम अपने बेटे मुन्ना के साथ हवेली में आ गई। पर अचानक जगजीत और उसके बेटों ने हवेली पर उसी रात हमला बोल दिया। मैं भी देखता हूँ इस घर का वारिस वो बच्चा कैसे बनता है। जगजीत, यहाँ से चला जा वरना। चाचा रामप्रकाश पर गोली चला देता है। उसके लड़के मीरा, पूनम और उसके बच्चे मुन्ना को मारने के लिए भागते हैं, पर मीरा पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी थी। पुलिस पहुंच जाती है। मीरा के ससुर को तो वो नहीं बचा पाए, पर जगजीत और उसके बेटों को पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेती है। उन्हें सुमेर और रामप्रकाश के खून के इल्जाम में फांसी की सजा हो जाती है। मीरा और पूनम मिलकर मुन्ना की परवरिश करती हैं। अब उनकी जिंदगी में मुन्ना ही जीने का एक सहारा था। भले ही मीरा की जिंदगी में दुख आए थे,
पर उसे तसल्ली थी कि आज उसके पति और ससुर के कातिलों को सजा मिल गई। Thanks for watching.